26 दिसंबर से इस साल का आखिरी कारोबारी सत्र शुरू हो रहा है। 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी है। कोविड-19 मामलों में उछाल और लाल सागर में बढ़ती अनिश्चितता का असर शेयर बाजारों पर दिखने लगा है। भारतीय शेयर बाजारों ने पिछले हफ्ते में 7 हफ्ते की बढ़त का सिलसिला तोड़ दिया और गिरावट के साथ बंद हुए। पिछले हफ्ते BSE सेंसेक्स 0.52% या 376.79 अंक गिरकर 71,106.96 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50,107.25 अंक या 0.49% गिरकर 21,349.40 पर बंद हुआ। 20 दिसंबर को सेंसेक्स 71,913.07 और निफ्टी 21,593 के नए हाई पर पहुंच गए। आने वाले हफ्ते में शेयर बाजार किस दिशा में मूव करेंगे, ये जिन 10 अहम फैक्टर्स से तय होगा, आइए डालते हैं उन पर एक नजर। इसमें पहला है लाल सागर संकट यानी रेड सी पर चल रहे हूती विद्रोहियों के हमले। हूती विद्रोहियों ने इजराइल गाजा की लड़ाई में हमास के समर्थन की घोषणा की है और लाल सागर से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों को निशाना बना रहे हैं। इसके चलते कई कंपनियों ने या तो ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए हैं या जहाजों का रूट बदल दिया है। इस कदम से माल ढुलाई की दरें बढ़ गई हैं क्योंकि रूट अब लंबा हो गया है और सप्लाई की मात्रा कम हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार 21 दिसंबर तक 21 लाख से ज्यादा कार्गो कंटेनर को ले जाने वाले लगभग 158 जहाजों को रीरूट करके लाल सागर से दूर ले जाया गया था। इस कार्गो की कीमत $105 अरब आकी गई है। ICRA लिमिटेड के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट और सेक्टर हेड कॉर्पोरेट रेटिंग्स वरुण गोगिया के मुताबिक कुल लॉजिस्टिक्स लागत में बढ़ोतरी होना तय है, जिसे भारतीय निर्यातकों और आयातकों यानी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को एंड यूजर तक पहुंचाना मुश्किल हो सकता है। अगर लाल सागर संघर्ष लंबे समय तक चलता है या संघर्ष बढ़ता है तो ये महंगाई के दबाव को और बढ़ा सकता है। दूसरा फैक्टर है कोविड के बढ़ते केस। भारत में कोविड-19 के नए JN.1 वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों से निरंतर निगरानी बनाए रखने और इन्फ्लुएंजा जैसी सभी और स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर बीमारियों की रिपोर्ट करने को कहा है। राज्यों को ये भी सलाह दी गई है कि वे सभी जिलों में कोविड-19 टेस्टिंग गाइडलाइंस के अनुसार पर्याप्त टेस्टिंग करें। अगर स्थिति और बिगड़ती है तो आगे चलकर बाजार पर इसका असर पड़ सकता है। तीसरा फैक्टर है तेल की कीमतें। रिपोर्ट्स के अनुसार ओपेक छोड़ने के बाद अंगोला की ओर से कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाए जा सकने की उम्मीद में शुक्रवार को तेल की कीमतें कम हो गई। हफ्ते के अंत में ब्रेंट वायदा 32 सेंट या 0.4% गिरकर $79.07 प्रति बैरल पर बंद हुआ, जबकि US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI क्रूड 33 सेंट या 0.5% गिरकर $73.56 पर बंद हुआ। हालांकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था से जुड़ी सकारात्मक खबरों और लाल सागर में जहाजों पर हूती हमलों से सप्लाई लागत में बढ़ोतरी की चिंता के कारण साप्ताहिक आधार पर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। FI हाई फ्लो। भू राजनीतिक चिंताओं के फिर से बढ़ने से विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FII ने बीते हफ्ते में 6300 करोड़ रुपए की भारतीय इक्विटी बेची। कुछ विश्लेषकों ने बिकवाली के लिए मुनाफा वसूली की सामान्य प्रक्रिया को भी जिम्मेदार ठहराया है। इस बीच घरेलू संस्थागत निवेशकों ने बीते हफ्ते में 8,900 करोड़ रुपए की इक्विटी खरीदी। बहरहाल इस महीने अब तक नकदी बाजार में FII और DII की तुलना में बड़े खरीदार रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्योंकि 2024 में अमेरिकी ब्याज दरों में और गिरावट आने की उम्मीद है, इसलिए विदेशी निवेशकों की ओर से 2024 में भी खरीदारी बढ़ने की संभावना है। अगला फैक्टर है घरेलू डेटा। ट्रेडर्स और निवेशक बैंक लोन वृद्धि, जमा वृद्धि, विदेशी मुद्रा भंडार डेटा के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट आंकड़ों पर भी नजर रखेंगे, जो 29 दिसंबर को बाजार बंद होने के बाद जारी किए जाएंगे। एक फैक्टर है तकनीकी दृष्टिकोण। SBI सिक्योरिटीज के अनुसार आगामी एक्सपायरी वीक में निफ्टी के लिए 21,050 से 21,100 अब एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है। 21,650 से 21,700 तक सकारात्मक गति जारी रखने के लिए निफ्टी का 21,430 को पार करना अहम है। रैली गेयर ब्रोकिंग में SVP टेक्निकल रिसर्च अजीत मिश्रा का कहना है कि अगर निफ्टी मौजूदा लेवल के आसपास कुछ समय बिताता है तो ये एक हेल्दी कंसोलिडेशन होगा। अब बात करते हैं IPO और लिस्टिंग की। प्राइमरी मार्केट 2023 के अंतिम हफ्ते में काफी एक्टिव रहेगा, खासतौर से SME सेगमेंट में। मेन बोर्ड सेगमेंट से कोई नया IPO लॉन्च नहीं होगा। 570 करोड़ रुपए का इनोवा कैपटेप IPO 26 दिसंबर को बंद होगा, जबकि पिछले हफ्ते बंद हुए सभी IPO आने वाले हफ्ते में शेयर बाजार में आएंगे। मुथूट माइक्रोफिन, मोती सन्स ज्वेलर्स, सूरज एस्टेट डेवलपर्स के शेयर 26 दिसंबर को लिस्ट होंगे। हैप्पी फोर्जिंग्स, RBZ ज्वेलर्स और क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग के शेयर 27 दिसंबर को लिस्ट होंगे। आजाद इंजीनियरिंग 28 दिसंबर को, इनोवा कैपटेप 29 दिसंबर को अपने शेयर को शेयर बाजार में लिस्टेड करेंगी। SME सेगमेंट के पब्लिक इश्यू की बात करें तो AIK पाइप्स एंड पॉलीमर्स IPO 26-28 दिसंबर के बीच खुला रहेगा। श्री बालाजी वॉल्व कंपोनेंट्स, मनोज सेरेमिक, HRH नेक्स्ट सर्विसेज,
और आकांक्षा पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के आईपीओ 27 से 29 दिसंबर के बीच पैसा लगाने का मौका होगा। केसी एनर्जी एंड इंफ्रा आईपीओ इस साल का आखिरी पब्लिक इशू होगा जो 28 दिसंबर को खुलकर 2 जनवरी को बंद होगा। पहले से खुले ट्राइडेंट टेक लैब्स, सुप्रीम पावर इक्विपमेंट्स और इंडिफ्रा आईपीओ आने वाले हफ्ते में 26 दिसंबर को क्लोज होंगे। वहीं समीरा एग्रो एंड इंफ्रा का इशू 27 दिसंबर को बंद होगा। एसएमई सेगमेंट की कंपनियों की लिस्टिंग की बात करें तो सहारा मैरीटाइम 26 दिसंबर को और शांति स्पिनटेक्स एंड इलेक्ट्रोफोर्स इंडिया 27 दिसंबर को शेयर बाजार में अपनी शुरुआत करेगी। ट्राइडेंट टेक लैब्स, सुप्रीम पावर इक्विपमेंट्स एंड इंफ्रा 29 दिसंबर को अपने शेयर लिस्टेड करेंगी। एफएनओ, संकेत और इंडिया विक्स मंथली ऑप्शंस डेटा के अनुसार निफ्टी 50 के 21,500 से 21,600 पर रेजिस्टेंस का सामना करने के अनुमान है, जबकि 21,200 से 21,000 प्रमुख सपोर्ट के रूप में कार्य कर सकता है। इसके बाद 20,800 के लेवल पर क्रूशियल सपोर्ट मिलेगा। कुल मिलाकर आंकड़ों से पता चलता है कि आने वाले दिनों में इंडेक्स 20,800 से 21,600 के व्यापक दायरे में रह सकता है। 22,000 स्ट्राइक पर मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट था, उसके बाद ये 21,500 स्ट्राइक और 21,600 स्ट्राइक पर था। मीनिंगफुल कॉल राइटिंग पहले 20,500 स्ट्राइक पर, फिर 20,000 और 21,800 स्ट्राइक पर देखी गई। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट पहले 21,000 स्ट्राइक, उसके बाद 21,200 और 21,800 स्ट्राइक पर दिखा। पुट राइटिंग पहले 21,300 स्ट्राइक पर, फिर 21,200 और 21,400 स्ट्राइक पर देखी गई। इस बीच इंडिया विक्स 13.5 के लेवल से ऊपर बना हुआ है, जो स्थिरता में आगामी बढ़ोतरी का संकेत देता है। छुट्टी वाले हफ्तों में कम वॉल्यूम के कारण भी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अगले हफ्ते कुछ प्रमुख कॉर्पोरेट के एक्शंस पर भी नजर रखी जाती है। इनमें एनएमएस रिसोर्स ग्लोबल लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड, चेन्नई मीनाक्षी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पचेली इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड, कैनफिन होम्स लिमिटेड, एचएम एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड।